Hello friends, welcome back to Just English classes. How are you all guys? We are here today with a new session and new questions. We have very important questions here to all type of exam like DTSP and UP, TGT, PGT and other TGT, PGT state exams. So let's begin without any delay. Like and share video more and more and subscribe the channel if you are first on this platform. So very first question is here. Who speaks the following words to Horatio in Hamlet? There are more things in heaven and अर्थ होरेसियो अर्थ की स्पेलिंग शायद गलत है तो टाइपो हो जाता है कई बार यहाँ पे टी है ये आर टी एच होता है आप जानते हैं तो इसको आप ज़्यादा माइंड नहीं करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या हो जाएगा हमारा आंसर यहाँ पर। यस तो इसमें देखिए हैमलेट की ये लाइन है। ओके हैमलेट ही कहता है अपने फ्रेंड होरेसियो को ये बात, ठीक है ना। तो पहले जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टर इन अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। तो क्वींस फ्लूट ऑसबॉर्न और मॉथ यहाँ पे चार कैरेक्टर है, इनमें से जो ये ऑसबॉर्न है वो यहाँ पे मिडसमर नाइट्स ड्रीम का कैरेक्टर नहीं है, बाकी सभी हमारे मिडसमर नाइट्स ड्रीम के कैरेक्टर हैं। चूज द वर्ड दैट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। कॉन्टिग्यूअस, कॉन्टिग्यूअस का क्या मतलब होता है? यस तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा हो जाएगा, देखिए जुड़ा हुआ होता है इसका मतलब, तो एडजॉइनिंग से यहाँ पे हम इसको कर सकते हैं। रिस्पाइट का मतलब क्या हो जाएगा? रिस्पाइट होता है एक तरीके से हिटस कहते हैं इसको, जैसे कहते हैं ना एक ब्रेक दे देते हैं किसी को, जैसे कोई काम चल रहा है और तो उसको कुछ टाइम के लिए हम ब्रेक दे दें, मोहलत दे दें थोड़ी सी किसी काम को करने के लिए, तो इस टाइप से हम यहाँ पे रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द प्लेस वेयर सेटन एंड हिज पीयर्स असेंबल्ड इन पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट इन नेम्ड। तो देखिए इसको पेंडामोनियम नर्क भी कहते हैं हम लोग, तो पेंडेमोनियम यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। An important subtype of the Bildungsroman is the artist novel, which represents the growth of a novelist or other artist from childhood into the stage of maturity that signalize the recognition of the protagonist's artistic destiny and mastery of an artistic craft। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर यहाँ पर? यस तो देखिए इसमें हम इसको रख सकते हैं यहाँ भाई, कंस्टलर रोमन भी इसको कहते हैं, कंस्टलर रोमन भी इसको आप कह सकते हो। यस कंस्टलर रोमन सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और अगर एक बार और इसको आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल ये सब टाइप होता है बिल्डिंग्स रोमन का, ठीक है। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग अप्लाइज टू वर्ड्सवर्थ्स विजन ऑफ नेचर। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्लाइज, वर्ड्सवर्थ के विजन ऑफ नेचर पे कौन सा अप्लाई होता है इनमें से? तो मिस्टिकल पैंथेज्म आप अच्छे से जानते हैं कि वर्ड्सवर्थ पैंथेज्म को फॉलो करते थे, मतलब हर चीज में गॉड है, तो ऐसा उनका मानना रहता था। तो यहाँ हमारा जो हो जाएगा मिस्टिकल पैंथेज्म हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें। चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। 1 सेकेंड गाइज मुझे दीजिएगा। यस तो यहाँ हमारा क्वेश्चन क्या है, इसमें चूज करना है अपोजिट मीनिंग चूज करना है, ये याद रखिएगा। तो अपोजिट मीनिंग इंजीनियस का क्या हो जाएगा? इंजीनियस का अगर अपोजिट मीनिंग की बात करेंगे तो आप इसको कह सकते हो थोड़ा सा सरल कह सकते हो, राइट। तो यहाँ पे जो हो जाएगा इंजीनियस का यस थोड़ा मेरे हिसाब से स्टूपिड। इंजीनियस थोड़ा सा आपके हिसाब से क्रिएटिव रह सकता है, क्रिएटिव रह सकता है इंजीनियस, तो आप इसको स्टूपिड की सेंस में यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। डाइवर्स, तो डाइवर्स होता है थोड़ा सा, देखिए इसको आप रखेंगे कन्वर्ज की सेंस में, ठीक है। डाइवर्स का हो जाएगा कन्वर्ज। यस सिंस्टर, सिंस्टर का क्या हो जाएगा? अपोजिट मीनिंग देना है, तो सिंस्टर का हो जाएगा ऑस्पिशियस, ठीक है। ऑस्पिशियस मंगलकारी जिसको कहते हैं, सिंस्टर थोड़ा सा उस टाइप की सेंस में आ जाते हैं, अमंगल अशुभ जिसको कहते हैं।
हु अमंग द फॉलोइंग पोएट्स वाज मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय रूसो? तो रूसो से तो बिल्कुल बहुत आसान आंसर था इसका। विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो काफी इन्फ्लुएंस्ड थे। होम डिड टेनिसन सक्सीड एज अ पोएट लॉरिएट? तो देखिए वर्ड्सवर्थ के बाद ही ये पोएट लॉरिएट बने थे। 1850 में ये पोएट लॉरिएट बने थे और 1843 में जो है हमारे वर्ड्सवर्थ बने थे पोएट लॉरिएट। ठीक है, चलेंगे। In the late 15th and early 16th centuries, these little dreams were performed by bands of professional actors. It is believed that they were often put on between the courses of a feast or between the acts of a longer play. तो बहुत आसान है देखिए, acts of a longer play between, तो इसी से आप समझ सकते हैं इसको, है ना। तो ये बिल्कुल आसान सा इसका आंसर था। यस, तो ये देखिए लेट 15 से अर्ली 16 सेंचुरी की बात हुई है। यहाँ पे आप यहाँ भी कंफ्यूज हो सकता है इंटरल्यूड में कि बिटवीन, है ना, एक्ट ऑफ अ लॉन्गर प्ले, इस टाइप से भी आप रख सकते हो। लेकिन यहाँ जो बात करेंगे हम लोग वो मोरालिटी प्ले की बात करेंगे। ठीक है, मोरालिटी प्ले हमारा जो है सही आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, मोरालिटी प्ले नहीं नहीं, मुझे लगता है इंटरल्यूड ही है, इंटरल्यूड ही होना चाहिए ना। एक सेकेंड मुझे दीजिएगा। यस, हाँ हाँ, तो यहाँ देखिए अर्ली 15th एंड सॉरी लेट 15th और अर्ली 16th की बात हो रही है, तो यहाँ पे आप मोरालिटी प्लेज पे जाएंगे, इसका आंसर बी हो जाएगा। वैसे अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा आप इस क्वेश्चन को देखें तो आप देख के मुझे इसका आंसर भी बता सकते हैं कि क्या मैं ही मतलब मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है या फिर आपकी तरफ से ये आंसर सही है। ठीक है, एक बार मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा अगर आपको कुछ कंफ्यूजन लगे इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स लेडी मैकबेथ्स डेथ? तो कौन सी जो स्टेटमेंट है वो अच्छे से डिस्क्राइब कर रही है इनकी डेथ को? यस, तो देखिए मैकडफ स्टेज हर इन रिवेंज फॉर हिज ऑन वाइफ्स मर्डर। तो यहाँ हम रख सकते हैं भाई डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। यस, स्लेज। द टर्म मिस्ट्री प्लेज इज अप्लाइड ओनली टू ड्रामास बेस्ड ऑन द। मिस्ट्री प्लेज किस पर थे? देखिए ये डिपेंड करते थे जो मिस्ट्री प्लेज होते थे। यस, एक सेकेंड, मुझे ना गाइज अभी भी थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है, ये जो मैंने आपको आंसर बताया है। एक सेकेंड मुझे आप दें, क्योंकि मैं आगे तो निकल गई बट इस क्वेश्चन से मैं आगे नहीं निकल पा रही हूँ। मुझे लगता है कि ये इंटरल्यूड ही होना चाहिए मेरे हिसाब से गाइज। इट विल बी इंटरल्यूड नॉट मोरालिटी प्लेज, सॉरी माई अपोलोगाइजेस। देखिए यहाँ पे इंटरल्यूड ही होना चाहिए, मैं ही थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी। बिटवीन किसी भी लॉन्गर प्ले के बिटवीन में तो इंटरल्यूड ही होते थे, और लेट 15th और अर्ली 16th सेंचुरी की बात हो रही है तो वो भी आपका बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो ये बिल्कुल अब मैं कंफ्यूज नहीं है, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं है, ए ही आपका राइट आंसर है। ठीक है गाइज, चलेंगे। यस, हमारा क्वेश्चन कौन सा था भाई, कहाँ पे आ गए थे हम? हाँ, तो जो मिस्ट्री प्लेज थे अप्लाइड ओनली ड्रामास। यस, तो ये थे भाई बाइबल के ऊपर थे, है ना, बाइबल के ऊपर डिपेंड थे जो मिस्ट्री प्लेस होते थे। व्हाट विजन डज मैकबेथ हैव बिफोर ही किल्स डंकन? तो उसने क्या सपना देखा मैकबेथ ने डंकन को मारने से पहले? तो देखिए डैगर को फ्लॉटिंग करते हुए देखा था, है ना, डैगर को पॉइंटिंग फ्लॉटिंग करते हुए देखा था। तो ये हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन करेक्ट। Who utters the following words in As You Like It? It is not the fashion to see the lady, the epilogue, but it is no more unhandsome than to see the Lord, the prologue. तो ये एज यू लाइक इट में तो आप अच्छे से जानते हो कि जो रोजलिंड है वही प्रोलॉग जो है बोलती है, तो यहाँ रोजलिंड की बात हो रही है, बी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड्स टू द हैंडकरचीफ दैट ओथेलो गिव्स टू डेस्डेमोना इज नॉट ट्रू? मतलब जो हैंडकरचीफ डेस्डेमोना ने एज अ लव सिंबल ओथेलो ने डेस्डेमोना को दिया था, तो उसके बारे में यहाँ पे कौन सी बात गलत है, मतलब सही नहीं है। नॉट ट्रू इट मीन्स फॉल्स है। ठीक है, तो ओथेलोज मदर गेव इट टू ओथेलो, ओथेलो की मदर ने इसको ओथेलो को दिया था। इट वाज इन्फ्यूज्ड बाय मैजिक बाय अ सिबिल, या फिर इट वाज गिवन टू ओथेलोज मदर बाय ओथेलोज फादर, या फिर डी हो जाएगा। तो कौन सा इसमें से नहीं है, गलत है इसमें से, है ना। तो ये अगर देखें हम तो सी जो है वो करेक्ट नहीं है, यानी कि इट वाज मदर के द्वारा नहीं दिया गया था, मतलब मदर को फादर के द्वारा नहीं, इट वाज इन्फ्यूज्ड बाय मैजिक बाय अ सिबिल, ओथेलोज मदर गेव इट टू ओथेलो, और इट वाज गिवन टू ओथेलोज मदर बाय एन इजिप्टियन। तो अच्छा नोट ट्रू क्यों लगाया मैंने, मुझे तो लग रहा है कि इसमें ट्रू ही पूछा जा रहा है ना। इज नॉट ट्रू,
या तो ये क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि ये वाली तो सही है बात, क्योंकि ओथेलो के पिता ने ओथेलो की मदर को दिया था, है ना। ये बाकी सारे तो इनकरेक्ट हैं, ये करेक्ट है। तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन में ही कुछ गड़बड़ी है, ये नोट नहीं होना चाहिए था, यहाँ ट्रू ही पूछना चाहिए था इनको। मुझे ऐसा लगता है कि इनको ट्रू ही पूछना चाहिए था, और ट्रू तो यही है इसके बारे में। ठीक है, चलिए देख लेना आप इस क्वेश्चन को एक बार गाइस। इन विच फॉर्म ऑफ मिल्टन डू वी फाइंड द फॉलोइंग लाइन? दे ऑल्सो सर हु स्टैंड इन वेट। तो ये तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस की लाइन है, जॉन मिल्टन के द्वारा ये पोएम है। Who said the greatest genius that perhaps human nature had yet produced? Our myriad-minded Shakespeare. तो myriad minded Shakespeare, ये बात किसने कही थी शेक्सपियर के बारे में? तो ये एसटी कॉलेज की स्टेटमेंट थी। ए ऑप्शन इज वेरी करेक्ट। Who commented, I don't remember that any book or person or event in my life ever made so great an impression upon me as the plays of Shakespeare. तो ये तो गेटे की लाइन थी, है ना, गेटे की लाइन थी। सी, ये हो जाएगा आपका। Who wrote the following lines? Will you give up your Indian empire or your Shakespeare? You English never have had any Indian empire or never have had any Shakespeare. Yes. तो ये भी बात जो थी भाई किसके द्वारा थी? थॉमस कार्लाइल की स्टेटमेंट है, थॉमस कार्लाइल। ठीक है, यस। हु मेड द फॉलोइंग क्रिटिकल रिमार्क? शेक्सपियर इज अ ड्रंकन सेवेज विद सम इमेजिनेशन हुज प्लेज प्लीज ओनली इन लंदन एंड कनाडा। तो शेक्सपियर को ड्रंकन सेवेज भी कहा इन्होंने। तो ऐसा किसने कहा है? तो ये बात जो है भाई वोल्टेयर की स्टेटमेंट है, ये वोल्टेयर, यानी कि डी ऑप्शन। The title Nightingale of India was given to Sarojini Naidu by। सरोजिनी नायडू को किसने दिया था भाई? गांधी जी के द्वारा ये इनको जो है उपाधि दी गई थी, एपिडेट नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। When was रवीन्द्रनाथ टैगोर awarded the Nobel Prize in Literature? तो 1913 में मिला था इनको गीतांजलि के लिए, आप सभी जानते हैं। मिरेकल प्ले हैड एज इट्स सब्जेक्ट, देखिए मिस्ट्री प्लेज का बाइबल होता है, मिरेकल प्लेज का जो है वो सेंट होता है, जो साधु संत होते हैं उनकी लाइफ पे ये रहती हैं। टू कल्चर इज अ लिटिल टर्म कॉइन बाय। टू कल्चर एक छोटा सा टर्म है जो कॉइन किया था, किसने कॉइन किया था? यस, तो ये सीपी स्नो। ओके, सीपी स्नो। टू कल्चर्स। हु हैज क्रिटिसाइज्ड मिल्टन्स लैंग्वेज? लेविस, इलियट, अर्नोल्ड या फिर डेचिस? तो ये हो जाएगा आपका इलियट। ठीक है, इलियट ने जो है मिल्टन की लैंग्वेज को क्रिटिसाइज किया था। हेज मनी इज अ लिटरेरी टर्म कॉइन बाय। हेज मनी को किसने कॉइन किया था? तो ये जो टर्म थी ये एंटोनियो ग्रेम्सी के द्वारा जो है इसको कॉइन किया गया था। एडमंड इन किंग लियर वाज अ बास्टर्ड सन टू। किसका बास्टर्ड सन था? अर्ल ऑफ ग्लॉस्टर का। एक सेकेंड गाइस, यस, जो एडमंड था वो बास्टर्ड सन था, बदमाश बेटा था, किसका था, है ना? तो ये अर्ल ऑफ ग्लॉस्टर का था। ठीक है। एमिलिया इन ओथेलो वर्कड एज अ मेड इन हाउस ऑफ। किसके घर पे वो एज अ मेड काम करती थी? तो ये डेस्टिमोना के पास में काम करती थी। ठीक है, चलिए। हु इज रिगार्डेड एज अ प्रिंस अमंग द इंग्लिश एसेट्स? तो प्रिंस तो चार्ल्स लैम थे, है ना। चलेंगे। द स्टडी ऑफ विच सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू बेकन मेक्स अ मैन विटी? तो बेकन के अकॉर्डिंग कौन सी चीज है जो किसी पर्सन को विटी बनाती है? तो ये पोएट्री है भाई, डी ऑप्शन है। विच सेंटेंस इज पंक्चुएटेड करेक्टली? कौन सा सेंटेंस इसमें से बिल्कुल अच्छे तरीके से पंक्चुएट किया गया है? यस, तो ए को देखेंगे हम लोग, गलत है। बी भी ठीक नहीं है। यस, ये जो हमारा सी ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्सचेंज द ट्विंस एक्सचेंज लुक्स एंड टेस्ट सेड क्वाइटली इफ ओनली वी हैड नोन बिफोर, है ना। थोड़ा आश्चर्य वाली बात यहाँ पे हो रही है। विच सेंटेंस इज पंक्चुएटेड करेक्टली, इसमें भी देना है आपको। यस, तो यहाँ ये वाला ठीक है, ए वाला ठीक है हमारा, ये ऑप्शन ठीक है। वाई डू फेरी टेल्स ऑलवेज एंड विद द सेंटेंस एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर? ठीक है, चलिए। पंक्चुएट करेक्टली, इसको भी करेक्टली पंक्चुएट करना है। तो एट सनसेट के बाद आएगा, फिर जज जनरल के बाद आएगा, टेकिंग डिसीजन के बाद भी आएगा, तो सी ठीक है इसमें हमारा ना। चलिए। चूज द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ गिवन सेंटेंस। डायरेक्ट है, इसको इनडायरेक्ट फॉर्म देनी है इसकी। यू मस्ट नॉट टेल एनीवन माय फादर सेड। यू मस्ट नॉट टेल एनीवन माय फादर सेड।
तो माई फादर वॉन्ड मी नॉट टू टेल टू एनी वन, माई फादर वॉन्ड मी नॉट टू टेल एनी वन, माई फादर वॉन्ड मी दैट आई मस्ट नॉट टेल एनी वन। तो यहाँ पे क्या आया है, यहाँ पे आपका मस्ट आया है, ठीक है, मस्ट आया है, तो मस्ट को क्या आप चेंज करोगे हैं? देखिए वॉन्ड मी नॉट टू टेल एनीवन होगा, माय फादर वॉन्ड मी नॉट टू टेल एनीवन, तो आसान सा बनेगा इसका, बी बनेगा इसका, ठीक है। डोंट गो नियर द वाटर चिल्ड्रन सी सेड, तो सी वॉन्ड, वॉन्ड किया जा रहा है यहाँ पे, सजेस्टेड आस्क नहीं है, अजबी नहीं है, वॉन्ड है सीधा, तो डी पे जाइए आप, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। ही सेड प्लीज प्लीज गिव मी अनदर चांस, ही रिक्वेस्टेड पोलाइटली दैट ही मे बी गिवन अनदर चांस, तो इसमें कौन सा बनेगा? आई थिंक ही बेग्ड देम टू गिव हिम अनदर चांस, और आगे वाले देख लेते हैं एक बार, तो बी तो इसमें है ही नहीं हमारे पास, ए अच्छा ए बी है, तो इसमें से मुझे लगता है, ये तो मुझे ठीक नहीं लग रहा है भाई, क्योंकि यहाँ पे रिक्वेस्टेड होता है इसके साथ में ना, बेग्ड नहीं, ही रिक्वेस्टेड, ये इस तरीके से बनेगा, ही रिक्वेस्टेड पोलाइटली, ही रिक्वेस्टेड पोलाइटली हो जाएगा। इसके बाद में दैट ही में बी, दैट से आप इसको जोड़ेंगे, दैट, क्योंकि प्लीज प्लीज गिव मी अनदर चांस इस तरीके से है कुछ बात यहाँ पर, तो दैट ही मे बी गिवन अनदर चांस, दैट ही मे बी गिवन अनदर चांस, इस तरीके से बनेगा ये आपका, ठीक है। चलिए, लेट्स सेल द हाउसेस सेड रोमन, लेट्स नॉट सेड टिया, तो इस तरीके के भी कई बार आ जाते हैं, तो यहाँ आप देख लीजिए एक बार, रोहन, हाँ ये आप जा सकते हो, यस सी पे जाइए भाई, सजेस्टेड होगा इसमें, सजेस्टेड, रोहन सजेस्टेड सेलिंग द हाउस बट टिया वाज अगेंस्ट इट, ठीक है। फाइंड द ऑड पेयर, ऑड पेयर देना है इसमें, तो ऑड पेयर में देखेंगे, हॉर्ड एंथुजियास्टिक है, और गॉल का प्रिजन, सेशन एक्ट ऑफ गिविंग अप, ऐसे टू टेस्ट, तो ऐसे टू टेस्ट भी ठीक है भाई, और सेशन एक्ट ऑफ गिविंग अप है, गॉल प्रिजन, ये गलत है आपका, हॉर्ड एंथुजियास्टिक ये ऑड पेयर है। यूटिलिटेरियनिज्म क्या होता है? ये आपका ब्रीफ दैट endorse greater happiness of the greatest number of people। एनिमोसिटी, एनिमोसिटी रहती है स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हेटेड जो होती है, किसी से बहुत ज्यादा घृणा करते हैं आप। एफोरिज्म, एफोरिज्म होता है एक ये एक देखिए शॉर्ट फ्रेज होती है दैट से समथिंग ट्रू और वाइज, एफोरिज्म। This shortcoming or defect in the Greek tragic hero leads him to ignore the warnings of the gods and to transgress their laws and commands। तो ये क्या होगा? हुब्रीज इसको कहते हैं, है ना, हुब्रीज होती है जो घमंड एक तरीके से रहता है, जिसमें व्यक्ति किसी को कुछ समझता ही नहीं, तो इसको आप कह सकते हैं। ऑल्सो नोन एज ट्रांसफर इपीडेट, अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच द इपीडेट इज ट्रांसफर फ्रॉम द appropriate noun to modify another to which it does not really belong, जिससे belong भी नहीं है, उसी से हाई प्लेस भी कहते हैं इसको, तो यहाँ आप रखेंगे बी ऑप्शन, ठीक है हमारा, हाई प्लेस राइट आंसर है। Yes, in general, the term denotes the omission of a letter from a word, over for over, even for even, heaven for heaven। तो इसको क्या कहते हैं? देखिए बीच बीच में से इसमें आप लेटर जो है वो मिस कर रखे हैं, ओमिशन किया हुआ है, तो इसको आप कहते हो एक तरीके से हाई, ये पहला ही हो जाएगा भाई, हाई फेरेसिस कहते हैं इसको। That imaginary person who the writer hopes will understand completely the experience he is trying to convey and respond to it as he wishes। इसको क्या कहेंगे? तो इसमें तो दो ही ऑप्शन है, बाकी दो कहाँ चले गए भाई? कोई नहीं, चलो मैं ऐसे ही इसका आंसर आपको दे ही दूंगी, ठीक है। इसका आंसर भाई हमारे पास में इनमें से ही है, आइडल रीडर है, ठीक है। एक इमेजिनरी पर्सन है, वो राइटर होप्स विल अंडरस्टैंड कम्प्लीटली, जो भी राइटर लिख रहा है उसको अच्छे से कंप्लीट मतलब समझ लेता है, और ट्राइंग टू कन्वे एंड रिस्पॉन्ड टू हिज विशेस, और विशेस अपनी कन्वे करता है। इन्वेंटेड द इम्प्लाइड रीडर, रीडर एक्चुअल रीडर, ठीक है। किसने किया था इसको? इम्प्लाइड भी कह सकते हो आप, इसको एक्चुअल रीडर भी कह सकते हो, तो किसने जो है इसको इन्वेंट किया था इस टर्म को? यस, तो ये भाई ए है, यानी कि आई रिचर्ड ने इसको कॉइन को टर्म किया, मतलब टर्म को कॉइन किया था। व्हाट डज रेनेसा मीन? रेनेसा का क्या मतलब है? तो ये तो रिबर्थ है,
बहुत आसान है। ठीक। रेनेसा वॉज रिबर्थ ऑफ क्लासिकल लर्निंग ऑफ एंशियंट। बताइए। तो सभी चीजों के लिए है भाई, सभी चीजें का ऑल ऑफ दीज है, सभी की इसमें लर्निंग है, ग्रीक रोमन इटालियन। तो ये आपका डी हो जाएगा। इन विच कंट्री रेनेसा टुक बर्थ। तो बर्थ तो इटली में लिया था रेनेसा ने, वेल नोन क्वेश्चन है ये तो। विच कंट्री बिकेम अ सेंटर ऑफ ग्रीक स्टडी एंड क्लासिकल कल्चर। ग्रीक स्टडी और क्लासिकल कल्चर का जो वे बनी, इटली ही इसको आप रखेंगे क्योंकि रेनेसा की स्टार्टिंग यहीं से हुई थी। यस। Renaissance movement give a new conception of man. What was that conception? Yes. तो ये ह्यूमनिज्म है। ह्यूमनिज्म इज अप्लाइड टू द रिवाइवल। किस चीज के रिवाइवल के लिए इसको अप्लाई किया गया? क्लासिकल लिटरेचर के रिवाइवल को ही जो है हमने क्या कहा? ह्यूमनिज्म कहा। विच मूवमेंट मार्क्स ग्रेट चेंजेस इन जनरल आउटलुक। जनरल आउटलुक जो थी उसने एकदम से बहुत ज्यादा चेंज कर दिया, किस मोमेंट ने? तो रेनेसा ने ही बहुत ज्यादा प्रभाव लोगों के ऊपर डाला था। इन विच कंट्री द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस टुक प्लेस। किस कंट्री में सबसे पहले जो है तो सबसे पहले देखिए जर्मनी में इसकी सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई थी, और 1436 में शायद हम कहेंगे 1436 में। और एक जोहन्स गुटनबर्ग नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहली प्रिंटिंग प्रेस स्टैब्लिश की थी। इन रेनेसा मोमेंट विच थिंग गेव इट्स ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन। किस चीज ने? तो प्रिंटिंग प्रेस, क्योंकि भाई वहां पे रेनेसा आया और उसके बाद प्रिंटिंग प्रेस भी स्टैब्लिश हो गई, तो उसके बाद तो बहुत ज्यादा चीजें पहुंच गई लोगों के पास में, तो इसने सबसे ज्यादा इसको फ्लोरिश करने में सहयोग किया, कॉन्ट्रीब्यूशन किया। हु फर्स्ट यूज्ड एंड डिफाइंड द टर्म रेनेसा। किसने सबसे पहले इसको? तो जूल्स मिसलेट ने इस वर्ड को सबसे पहले जो है यूज किया था। This term is an act of creating in someone's mind an idea that a person will associate with the past experience. It is an act of telling stories that are set in the real world. It is, क्या कहेंगे इसको? Yes. तो ये माइमेसिस होता है, सी ऑप्शन। तो यही थे गाइस, आई होप आपको क्वेश्चन बहुत पसंद आए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए।